केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे के तहत आज कोलकाता पहुंचे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बीते 15 वर्षों में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ। उन्होंने दावा किया कि साल 2026 में अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा, विकास को तेज गति दी जाएगी और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की सीमाओं से हो रही घुसपैठ केवल राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मसला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की संस्कृति सुरक्षा की रक्षा के लिए बंगाल की सीमाओं को पूरी तरीके से सील करने वाली सरकार जरूरी है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी इस मुद्दे पर विफल रही और ये काम केवल बीजेपी ही कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पिछले 14-15 वर्षों में भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बन गए। उन्होंने विश्वास जताया कि 15 अप्रैल 2026 के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर बंग गौरव और बंग संस्कृति के पुनर्जागरण की शुरुआत होगी। उन्होंने यानी कि अमित शाह ने विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की बंगाल को साकार करने की बात कही। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। गृह मंत्री ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 30 दिसंबर के दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में आजाद भारत का झंडा फहराया था। उन्होंने कहा कि अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बंगाल की जनता में बदलाव का संकल्प दिख रहा है, जहां भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विकास, विरासत और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देने वाली मजबूत सरकार बनाने की इच्छा स्पष्ट नजर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे के तीसरे दिन गुमला जिले में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जत्रा 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति हवाई मार्ग से गुमला पहुंची, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और भव्य स्वागत भी हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान शिव शंकर उरांव ने सोबराई कला का प्रतीक चिन्ह भेंट कर राष्ट्रपति का अभिनंदन भी किया और कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पंखराज कार्तिक उरांव बाबा का सपना गुमला जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना करना था। उन्होंने कहा कि ये उनका सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि लक्ष्य है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा। राष्ट्रपति ने विकास को गति देने के लिए आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जनजाति समुदाय के पास संगीत, नाटक और कला जैसी अनेक प्रतिभाएं और जिनके लिए 100 से अधिक लोगों को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो वहीं राष्ट्रपति ने आगे कहा कि राष्ट्रपति भवन में नियमित रूप से राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य समारोह आयोजित किए जाते हैं और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जैसे अवसरों पर भी ऐसे आयोजन होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि गुमला आना उन्हें तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव दे रहा है। राष्ट्रपति ने शिक्षा को विकास की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कहा कि शिक्षा के विकास से ही राज्य का समग्र विकास संभव है। हालांकि इसके लिए जमीन से जुड़ी बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।
अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंकराज कार्तिक उरांव को सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उन्हें भारत का गौरव कहा। उन्होंने कहा कि पंकराज कार्तिक उरांव ने शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद अपनी मातृभूमि के लिए गहरी सोच रखी। उन्होंने सपना देखा था कि इस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय होगा और जतरा के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री खुद जनजातीय समुदाय से हैं, जो इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संयोग है। नए साल के मौके पर उत्तराखंड में देश भर से पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में शासन प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के मुख्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन और शहरों में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ट्रैफिक प्रबंधन, होटल व्यवस्था, सफाई, सड़क परिवहन सुविधाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त किया गया है ताकि टूरिस्ट को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। तो वहीं उत्तराखंड में सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं ताकि ठंड के मौसम में आने वाले पर्यटकों को कोई समस्या ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा व्यवस्थाओं की समीक्षा पूरी हो चुकी है और जो बाकी काम है उन्हें भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन स्थल जैसे नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा और अन्य प्रमुख जगहों पर सैलानियों की भारी संख्या की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड नए साल का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है ताकि पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव मिल सके और उनकी यात्रा अनुभव सुरक्षित और सुखद हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक अहम मुलाकात हुई जिसमें गाजा, सीज फायर और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर और भयानक परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने साफ किया कि हमास को पूरी तरीके से हथियार छोड़ने के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा और शर्तें न मानने की स्थिति में कार्रवाई सख्त होगी। ट्रंप के मारे लागू आवाज पर हुई इस मुलाकात के बाद प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि गाजा स्थायी शांति तभी वहां पर संभव है जब हमास अपने हथियार को छोड़ दे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में स्थिरता नहीं आ सकती और यही शांति की दिशा में सबसे जरूरी कदम है। ट्रंप के मुताबिक बैठक के दौरान हमास का निःशस्त्रीकरण और उसकी नेतन्याहू के बीच बातचीत का मुख्य बिंदु रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि गाजा सीजफायर के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल की सोच काफी हद तक एक जैसी है। बातचीत के दौरान कई अहम निष्कर्ष निकले और जिन बिंदुओं पर काम किया जा रहा है उनमें दोनों देशों के बीच में बहुत कम मतभेद हैं। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी पर जोर देते हुए साफ कहा कि दोनों देशों ने मिलकर मिडिल ईस्ट में अहम और प्रभावी काम किया है क्योंकि वो लगातार आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे बढ़े हैं। हालांकि वेस्ट बैंक के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच में पूरी सहमति नहीं बन पाई है। वेस्ट बैंक से जुड़ी हिंसा पर सवाल किए जाने पर ट्रंप ने स्वीकार किया कि इस विषय पर उनकी और नेतन्याहू की राय पूरी तरह से एक जैसी नहीं है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि निरंतर संवाद के जरिए इसका समाधान निकाला जा सकेगा। और इसी दौरान नेतन्याहू ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि इजराइल अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार इजराइल पुरस्कार किसी गैर इजरायली को देगा और यह सम्मान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक अहम और प्रतीकात्मक कदम बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन केरल दौरे पर हैं, जहां पर केरल के वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में 93वीं शिवगिरी तीर्थ यात्रा का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शिवगिरी केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है और ये श्री नारायण गुरु के द्वारा सामाजिक जागरण के लिए दिखाए गए रास्ते का जीवंत दर्शन यात्रा भी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आदि शंकराचार्य और श्री नारायण गुरु को केरल की विश्व को दी गई महान देन बताया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने और समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु के जीवन और विरासत पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया, जिसमें सांसद शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक भी शामिल है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मार इवानियोस कॉलेज के प्लैटिनम जुबली समारोह में भी हिस्सा लिया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही प्रार्थना भी की। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रामलला की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया।
तस्वीरें आपके सामने हैं। खास अवसर था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे हुए। इस मौके पर दीप प्रज्वलित करके एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। बात लखनऊ के लुलु मॉल के खिलाफ में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने 27 करोड़ रुपए की कथित टैक्स चोरी के मामले में मॉल का बैंक अकाउंट सीज कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद राजधानी में हड़कंप मच चुका है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने जांच के दौरान पाया कि लुलु मॉल की ओर से करीब 27 करोड़ रुपए की राशि पर टैक्स जमा नहीं किया गया। इसी के चलते यह सख्त कदम उठाया गया। बताया जा रहा है कि लुलु मॉल का बैंक अकाउंट लखनऊ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जिसे विभाग ने अभी सीज कर दिया है। आयकर विभाग ने वर्ष 2025 के टैक्स रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मॉल पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का भी आरोप लग गया है। इस कदम के बाद मॉल प्रबंधन और कारोबार से जुड़े लोगों में चिंता का माहौल है। वहीं पूरे मामले को लेकर चर्चाएं और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। गौरतलब है कि लुलु मॉल पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है। मॉल खुलने के बाद कभी नमाज पढ़ने तो कभी हलाल मीट और धर्मांतरण से जुड़ी खबरों को लेकर यह सुर्खियों में बना रहा। वर्ष 2022 में मॉल परिसर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आता है, जिस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी और मॉल पर एक विशेष समुदाय को नौकरी में वरीयता देने जैसे आरोप भी लगाए गए थे।